चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? तो AS22 पढ़ रहे थे। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ है। इज इट राइट? अरे बोलो बच्चों। हाँ, तो राइट डाउन नाउ। स्पेशल केसेस, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। जिसको हम लोग मैट करके बुलाते हैं, या फिर आप लोग इसको AMT बोलते होंगे। बराबर है ना? तो उस केस में नो इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन। Current tax is to be calculated as it is. Current tax is to be calculated as it is. Treatment of MAT. How do you calculate alternative minimum tax? You calculate book profit, right? As per income tax provisions. बराबर है ना? इनटू आप लोग क्या करते हो, AMT का रेट लेते हो। बराबर है ना? तो ये एक टैक्स हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बराबर है? बुक प्रॉफिट इनटू मैट रेट। If MAT is greater than current tax, आप लोगों को मैट भरना पड़ता है ना, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भरना पड़ता है। बट हमारे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है बिटवीन मैट एंड करंट टैक्स, भरेंगे तो हम मैट ही। बराबर है? अगर मान लो करंट टैक्स मैट से ज्यादा है तो हमें कौन सा टैक्स भरना पड़ता है? करंट टैक्स ही भरना पड़ता है। बराबर है ना? तो उस केस में करंट टैक्स का अकाउंटिंग आज तक जैसे करते आए हो वैसे ही करो। बट अभी अगर मैट भर रहे हो तो मान लो करंट टैक्स 10,000 आया एंड मैट आया 12,000, तो हमें कितना भरना पड़ेगा? 12,000। तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है इसको सिर्फ मैट करके दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? बाकी अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस इज टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्स एक्सपेंस। Difference is to be treated as separate tax expense. Deferred tax in case of MAT is to be calculated
as usual by comparing current tax with books of accounts. सेम कैलकुलेशन एज बिफोर. डेफर्ड टैक्स के कैलकुलेशन में मैट का कोई इंपैक्ट नहीं करवाना है. हमें डेफर्ड टैक्स निकालते समय करंट टैक्स प्रोविजंस एंड बुक प्रॉफिट इन्हीं को कंपेयर करना है. डू यू गेट इट? एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. सेम कैलकुलेशन, नो चेंज लिख के रखना. इतना पर अगर आप ध्यान में रखते हो तो भी इनफ है. सेम कैलकुलेशन, नो चेंज. शैल वी स्टार्ट? इसके ऊपर एक 5 एग्जांपल से आपके क्वेश्चन बैंक में, जिसमें से हम एक ही करेंगे, बाकी सारे सेम है. चाहिए तो चलो और एक करते हैं, 4 नंबर का करते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 1. इसलिए ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. गलती से अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते समय डायरेक्टली क्वेश्चन 1 लोगे तो आपको लगेगा कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज क्वाइट डिफिकल्ट लगेगा आपको. तो मैंने जिस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वैसे ही आप लोग घर में पढ़ाई करते समय कर लेना. चलो सब लोग रेडी है? शुरू करते हैं. From the details of A Limited for the year ended 31st March 2021, calculate the deferred tax asset or liability as per AS 22. प्रश्न क्या पूछा है? Calculate the deferred tax asset or liability as per AS 22 and the amount of tax to be debited to the P&L account for the year. तो कितना टैक्स P&L अकाउंट को डेबिट होगा, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स. बराबर है क्या? तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6 लाख रुपए. तो मैं चाहिए तो यहां पे रफ वर्किंग नोट में तीनों प्रॉफिट लिखता हूं. अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपीस. वेराज जस्ट अ सेकेंड. हाँ, वेराज बुक प्रॉफिट कितना है? फॉर मैट कैलकुलेशन मैं यहां पे मैट प्रॉफिट बोलता हूं, चलेगा क्या? मैट प्रॉफिट है 3,50,000. ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं आएगा आपको. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट करो ऐसा वगैरह कुछ नहीं बोलेगा. डायरेक्टली प्रॉफिट दिया जाएगा आपको मैट कैलकुलेशन के लिए. ओके. देन उसके बाद प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यानी अपना करंट टैक्स. करंट टैक्स के लिए निकालने के लिए प्रॉफिट कितना दिया है? 60,000. टैक्स रेट करंट 20% है, वेराज मैट रेट 7.5% है. करेक्ट है क्या बच्चों? तो करंट टैक्स के अनुसार जाते हो तो आपको भरना पड़ता है 12,000 रुपीज. एंड यहां पे 3.5 लाख इंटू 7.50%, 26,250. यानी आपको भरना तो 26,250 ही है. अब सवाल है कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालो, सॉरी डेफर्ड टैक्स कैसे निकालो. हमेशा की तरह 6 लाख अकाउंटिंग इनकम है एंड 60,000 इनकम टैक्स की इनकम है. तो हमेशा की तरह इसमें टाइमिंग डिफरेंस कितने का है? 5,40,000. अभी टैक्स इनकम कम दिखा रहा हूं, मतलब राइट नाउ आई एम एंजॉइंग, बट लेटर ऑन आई हैव टू सफर. एज्यूमिंग दिस एज अ टाइमिंग डिफरेंस, what I have to do, I have to apply 20% on this. So 5,40,000 into 20%.
1,08,000 का क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स सेव नाउ पे लेटर लाइबिलिटी, बराबर ना? 60,000 का टैक्स आपका इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार दिख रहा है, 60,000 का प्रॉफिट आई मीन। इसका मतलब आपने ज्यादा डिडक्शंस लिए यहाँ पे एज कंपेयर टू योर बिजनेस पी एंड एल अकाउंट एज पर शेड्यूल 3। आपने यहाँ पे ज्यादा खर्चे दिखाए ना, 5,40,000 के, जो फ्यूचर में क्या होंगे? रिवर्स होंगे, शायद डेप्रिसिएशन होगा, एज पर इनकम टैक्स ज्यादा मिल रहा है, बराबर है ना? तो फ्यूचर में डिसअलाउंस होने वाला है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट करके रखेंगे, फ्यूचर में ज्यादा टैक्स भरनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको 1,08,000 की करनी है। बोलो क्या एंट्री होगी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1,08,000, करेक्ट, टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,08,000। ये मामला टोटली डिफरेंट है, इसका मैट के साथ कोई संबंध नहीं है। बट करंट टैक्स की एंट्री मैं कितने से करूंगा? एक्चुअली मैं 26,000 पे करने वाला हूं, तो बस आपको दो टैक्स अलग अलग दिखाने हैं। करंट टैक्स अकाउंट डेबिट 12,000, जो डिफरेंस है उसको मैट अकाउंट डेबिट 26,250 माइनस 12,000 14,250, ये मैट अकाउंट डेबिट कर देना है टू पी एंड एल नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इतना पेएबल दिखेगा ना 26,250, और ये दोनों खर्चे आपको कहां पे भेजने हैं? पी एंड एल को भेजने हैं। तो अगली एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स 12,000, मैट टैक्स 14,250। समझ में आया? तो आपके पी एंड एल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 lakhs लेस टैक्स एक्सपेंस, जिसमें करंट टैक्स 12,000, मैट 14,250, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 1,08,000, तीनों मिला के 1,34,250। 6 लाख में से 1,34,250 गया, 465,750 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। यहाँ पे सिर्फ मैट की एंट्री गलत हुई है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट बोला है इन्होंने, वो पी एंड एल बस काट दो। क्या एंट्री होगी? पी एंड एल डेबिट टू, हाँ ये एसेट कट कर दो, बस कंफ्यूजन होगा। वो एसेट क्रेडिट कैसे हो गया, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, वो कट कर दो, ठीक है, बराबर है ना बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैट क्रेडिट फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट करके मिलता है ना, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंडर जो ज्यादा टैक्स भर रहे हो वो इनकम टैक्स में फिर से सेट ऑफ करवाते हैं बाद में, बराबर है क्या? हाँ। चलो बच्चों समझ में आया? चाहिए तो पी एंड एल का प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे लिख के रखो कहीं पे, यहाँ पे जगह है देखो, नहीं किया है क्या नहीं? आप पी एंड एल का प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख के रखो। क्या लिखना है? ये वाला, दिस वन।
लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट करो। चलो, तो मैट कैलकुलेशन का नोट जहां पे लिखा है वहां पे आप इन क्वेश्चन का रेफरेंस लिख के रख दो। 1, 4, 5, 20, 28। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 20 एंड 28। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो सेल्फ स्टडी में लिखे होते हैं वो यहाँ पे कवर्ड हो चुके हैं। ओके, प्रैक्टिस के लिए एडिशनल सॉल्व करो, और उसी वक्त जिस वक्त कंसेप्ट पढ़ा उसी वक्त आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे वो कंसेप्ट आपका तगड़ा होगा और टाइम भी कम लगेगा। सेम टाइप के क्वेश्चन अगेन एंड अगेन सॉल्व कर रहे हो तो। बराबर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए सब लोग? चलो खुद कैलकुलेट करो और मुझे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताओ बस। और पी एंड एल का प्रेजेंटेशन आप मुझे बताओगे कैसे होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। कितना आया? डेफर्ड टैक्स एसेट आया या लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया। कितने का? मतलब आपको इस साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनेट करनी है, जो फ्यूचर में क्या होगी? रिवर्स होगी। तो इस बार आपका डीटीई डेबिट होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा 2 लाख। मतलब आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस अभी निकालता हूं मैं, 2,41,500 एज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका एक्सपेंस दिखेगा। फिर करंट टैक्स एंड मैट 10,875। बराबर आया? इजी है ना? हाँ, लोड नहीं लेना है। ध्यान में क्या रखना है? डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में नो चेंज बिकॉज ऑफ मैट। मैट विल बी ऑलवेज हायर देन योर करंट टैक्स अगर आप मैट पे कर रहे हो तो। एंड अगर करंट टैक्स भर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैट को इग्नोर ही कर दो। करंट टैक्स अगर भरना पड़ रहा है, अगर करंट टैक्स मैट से ज्यादा आता है तो मैट को इग्नोर करते हैं ना हम लोग। मैट कैलकुलेशन कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है। मतलब आपको मैट का एग्जांपल आया तो ये पक्का है कि आपका टैक्स पेएबल विल बी मोर देन करंट टैक्स। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो बस मैट एक्सपेंस करके दिखाना है, दैट्स इट। बाकी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए मैट वाला प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट के साथ कंपेयर मत करो। इनकम टैक्स के रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है वही हम बुक प्रॉफिट से कंपेयर करके डीटीएल नहीं तो डीटीए बनाएंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो, इन शॉर्ट आपको समझ में आना यहाँ पे क्या कंपेयर नहीं करना है। मैट का प्रॉफिट एंड बुक प्रॉफिट कंपेयर करके डीटीएल डीटीए बनाना नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या बोलेंगे कि हम मैट के अंडर टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब हमें कंपेयर करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 9 लाख विद बुक प्रॉफिट ऑफ 5,25,000।
और इसके हिसाब से मैं जाता हूं तो मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट बदल जाती है। नहीं करना है। AS 22 में करंट टैक्स को ही कंपेयर करने के लिए बोला है, किसके साथ? बुक प्रॉफिट के साथ। करंट टैक्स के लिए जो टैक्सेबल इनकम है दैट ओनली विल बी कंपेयर्ड विथ बुक प्रॉफिट, दैट्स इट। AS 22 में मैट के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की है, ओके? क्योंकि मैट के अंडर जो एक्स्ट्रा टैक्स पे किया जाता है वो फ्यूचर में आपको वापस भी मिलने वाला है, तो वो हम कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है, उसको हम ओरिजिनेट करके वापस राइट ऑफ करने का सोचते भी नहीं है। क्लियर है? चलो हो गया। अब क्या बचा? ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना? सेम टू सेम है 20, 28 एंड 5 नंबर का। आगे बढ़ता हूं मैं। आई थिंक अभी टैक्स हॉलिडे वाले एग्जांपल्स बचे हैं, वो एक कर लेते हैं और खत्म करते हैं। राइट डाउन टैक्स हॉलिडे पीरियड एग्जांपल्स। टैक्स हॉलिडे पीरियड मतलब कौन सा पीरियड होता है? सेक्शन कौन सा है? 10A याद है ना? एग्जामिशन वाले सेक्शन से, वो ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे आपने, क्योंकि वो एग्जाम में मोस्टली पूछे नहीं जाते। इज इट राइट? बराबर है ना? एग्जामिशन सेक्शन 10A वाले, खैर जान दो, आगे बढ़ते बच्चों। नहीं होगा फिर आपके सिलेबस में, आई डोंट नो, है ना? अच्छा चलो राइट डाउन टैक्स हॉलिडे पीरियड एग्जांपल्स। टाइमिंग डिफरेंस arising in tax holiday period. And reversed in tax holiday period. टाइमिंग डिफरेंस अगर टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हो रहा है, अगले साल रिवर्स होना शुरू हो जाता है, बराबर है ना? जिस पीरियड में अराइज होता है उसके अगले साल रिवर्स होना शुरू हो जाता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन के केस में हमने मान लो टैक्स हॉलिडे पीरियड में एक एसेट खरीदा, टैक्स जीरो भरना है, टैक्स तो आ रहा है बिजनेस को, बट टैक्स में हॉलिडे दे रखा है उस कंपनी को। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है कि हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री लगाओ, आपको 10 साल के लिए टैक्स नहीं भरना है। इसका मतलब ये है क्या कि टैक्स आता नहीं है उनको, टैक्स का कैलकुलेशन वगैरह सब करेंगे और जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो माफ कर दी है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो हमारा टाइमिंग डिफरेंस से मतलब है ना। तो हम हमारे बुक्स में डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? मान लो 10 इयर्स का एसेट है मेरा, जैसे ही हमने सेटअप कर दिया पहले ही साल हमने एक एसेट खरीद लिया, 10 लाख का एसेट है, तो मेरे बुक्स में मैं कितने में रिकॉर्ड कर लूंगा? 10 लाख में। और इसको SLM बेसिस पे अगर मैं डेप्रिसिएट करता हूं तो डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, यानी सालाना 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन बुक्स में लगाऊंगा। बट इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार वो पूरा 100% जिस ईयर में खरीदा उसी ईयर में डेप्रिसिएट करना है, बराबर है? हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो हम बुक्स में इनकम टैक्स के अनुसार 100% का डेप्रिसिएशन वहां पे क्लेम करके टैक्स निकालेंगे। जो टैक्स आएगा वो भरना नहीं है आपको, क्योंकि आप टैक्स हॉलिडे पीरियड में हो। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन पेंडिंग रहेगा और 10 साल के बाद आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाओगे, वो गया आपका डेप्रिसिएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों 100% डेप्रिसिएशन हमने उसी वक्त लगा दिया, तो वहां पे हम क्या क्रिएट करेंगे? DTL क्रिएट करेंगे। करेक्ट है ना? पहले साल में हम क्या क्रिएट करेंगे? DTL क्रिएट करेंगे।
अब आगे बोलिए अगले साल क्या होगा। बुक्स में 10 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा, बट टैक्स में डेप्रिसिएशन विल बी 0, तो रिवर्सल हैज स्टार्टेड। तो अगले 9 साल में पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं रिवर्सल। हमारा टैक्स हॉलीडे पीरियड कितने सालों का था, 10 सालों का। तो ये टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट भी टैक्स हॉलीडे पीरियड में हो रहा है एंड रिवर्सल भी टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही हो रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? रिवर्सल अगर टैक्स हॉलीडे के पीरियड के बाद हो रहा है तो उतने ही टाइमिंग डिफरेंस का डेफर्ड टैक्स हमें क्रिएट करके रखना है, क्योंकि एनीवे 10 साल आप टैक्स भरने ही नहीं वाले हो, तो डेफर्ड टैक्स भी 0 ही दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? बट अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होने वाला है टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद, तो हमें उतना डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे फिर वो एसेट हो या लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? तो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग इन टैक्स हॉलीडे पीरियड एंड रिवर्स्ड इन टैक्स हॉलीडे पीरियड, इग्नोर। सेम तरीके से इग्नोर करो जैसे आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को कभी कभार इग्नोर करते हो। इग्नोर। आगे क्या लिखना है? नो DTA DTL to be created, उन टाइमिंग to be created for such timing differences. No DTL, no DTA for such timing differences. चलो आगे बढ़ो क्या बच्चों? टाइमिंग डिफरेंसेस arising in tax holiday period and to be reversed in a period after tax holiday period. Create DTA or DTL as applicable in the year of origination. In the year of origination. तो बच्चों उसके लिए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। आप वहां पे क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 26 का रेफरेंस लिख के रखना। क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 26, ओके? एंड प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। चलो आप मुझे बता दो यहाँ पे कि कितने का डेफर्ड टैक्स प्रोविजन करोगे आप लोग। आंसर मत देखना, अभी जो लिखा उसके हिसाब से बता दो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगा या एसेट क्रिएट होगा, एंड उसके बाद P&L में कितना डेफर्ड टैक्स आपको दिखाना है। बहुत ही आसान है।
पहले प्रश्न के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। एज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 40%, फाइंड आउट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड एनी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ईयर कि पहले ईयर में कुछ हमने किया नहीं है, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में हमें करना है। ओके तो वो जो पहले साल का कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले साल में कितना क्रिएट करो एंड सेकेंड ईयर में कितना करो, दोनों एक साथ करना है। डू यू गेट इट? क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान देना। वाई लिमिटेड इज अ फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स। तो आप लोगों को दिमाग में पहले ये क्लियर करना है कि 10 साल तक टैक्स नहीं है, तो जो टाइमिंग डिफरेंसेस इन 10 सालों में ओरिजिनेट होंगे और इन्हीं 10 सालों में रिवर्स भी होने वाला है, उसको हम इग्नोर करेंगे। ओके क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी आपको टैक्स भरना ही नहीं है, तो लेट्स इग्नोर इट। ओके हाँ, बट कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस ओरिजिनेट यहां पे हो रहा है, जैसे कि राइट नाउ इनकम टैक्स के अंडर ज्यादा डेप्रिसिएशन मिल रहा है, बट फ्यूचर में क्या होगा, 10 साल के बाद बुक्स में डेप्रिसिएशन आएगा बट टैक्स में वो डिसअलाउ कर देंगे ये लोग। तो उसका लायबिलिटी अभी क्रिएट करके रखना ही पड़ेगा ना, जो फ्यूचर में 10 साल के बाद ओरिजिनेट रिवर्सल होने वाला है, उसका लायबिलिटी आज क्रिएट करना ही पड़ेगा हमें। आर यू गेटिंग इट? या फिर उल्टा भी हो सकता है, शायद कोई खर्चा आज हम लोग डिसअलाउ करते हैं इनकम टैक्स के अंडर, बट फ्यूचर में वो 10 साल के बाद अलाउ होने वाला है, तो उसके लिए मुझे डीटीए बनाना ही पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो डेप्रीसिएशन का ही एग्जांपल है यहाँ पे। डेप्रीसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन टैक्स लायबिलिटी इन ईयर 1 and 2 इज 200 lakhs एंड 400 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों पहले ईयर में 200 लाख का ओरिजिनेट हो रहा है टाइमिंग डिफरेंस डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का टाइमिंग डिफरेंस हो रहा है मतलब समझ लेना कि इनकम टैक्स में ज्यादा डेप्रीसिएशन अलाउ कर रहा है 200 लाख का, जो बुक्स में नहीं होगा। बुक्स में हम कम दिखाएंगे, इनकम टैक्स में 200 का डेप्रीसिएशन ज्यादा जा रहा है, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। तो ईयर 1 में जो 200 लाख क्रिएट होंगे वो रिवर्स कितने सालों में होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। From the third year, it is expected that the timing differences would reverse each year by 10 lakhs. पहले 2 साल कोई रिवर्सल नहीं है, तीसरे साल के ऑनवर्ड्स फ्रॉम द थर्ड ईयर मतलब तीसरे साल में रिवर्स होगा, तो तीसरे साल में 10 लाख रिवर्स होगा, चौथे साल में 10, यानी 8 साल का 80 लाख रिवर्स होगा। 2 साल में रिवर्सल नहीं है, 2 ईयर ऑनवर्ड्स रिवर्सल है 10-10 लाख ईच ईयर, यानी 80 लाख रिवर्स होने वाला है, यानी टोटल टाइमिंग डिफरेंस 600 लाख का है, जिसमें से 80 लाख रिवर्स होने वाला है, तो 540 लाख का रिवर्स होगा ही नहीं ना। और इसी का हमें क्या करना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना है। 520 सॉरी, मोरल ऑफ द स्टोरी कैलकुलेटर पे किया करो, 600 माइनस 80, 520 इंटू 40%, 208 का डीटीएल बनाएंगे हम लोग सेकेंड ईयर के एंड में, बराबर है क्या? अब इन्होंने कैसे दिया है देखो, फर्स्ट ईयर आउट ऑफ 200 लाख टाइमिंग डिफरेंस ड्यू टू डेप्रिसिएशन डिफरेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 80 lakhs, 10 lakhs into 8 years will reverse in a tax holiday period and therefore should not be recognized। यानी ये 80 lakhs रिकॉग्नाइज मत करो। फॉर 120 lakhs, जो बचा हुआ 120 lakhs है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द रेट ऑफ 48 lakhs। तो पहले साल में आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो 48 lakhs की। सेकेंड ईयर में आप कितने की क्रिएट करोगे, 400 लाख का 40% 160 लाख। अगर आपने अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड बनाया है, इन्होंने पूछा है कि ईयर 2 में कितना करना है, तो अगर ये आंसर लिखता हूं तो आप ये इग्नोर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। फाइनली क्या बोला है देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड बाय चार्जिंग इट टू P&L अकाउंट एंड टोटल बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी 208 lakhs। तो इन्होंने बोला है कि पहले साल 48 lakhs का प्रोविजन डाल दो, सेकेंड ईयर में 160 लाख का प्रोविजन डाल दो, टोटल हो जाएगा 208 लाख रुपए। थोड़ा सा घुमा के आंसर लिखा है, आप भी ऐसा ही लिखो। मान लो पहले साल मैंने प्रोविजन किया ही नहीं, तो इट डजंट मीन कि आगे मुझे प्रोविजन नहीं करना है, आगे जाके मैं 208 लाख का डायरेक्टली प्रोविजन कर सकता हूँ। इसमें पैसा कहाँ पे देना पड़ रहा है, इज इट राइट और नॉट? हाँ, बस वो गलत हो गया, P&L में चार्ज पहले 48 लाख जाना चाहिए था पहले साल के, अब गया नहीं, तो एस्टिमेशन था ना वो, वहां पे मेरा बदल सकता है एस्टिमेशन। इज इट राइट? इज इट अ इजी क्वेश्चन? चलो, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है वो, 26 नंबर का क्या? हाँ,
तो वो आप घर जाके कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। चलो, XYZ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, एंजॉइंग टैक्स हॉलिडे अप टू 31 मार्च 2016। नो प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वाज मेड for the year ended 31st March 2016. While finalizing the accounts for the year ended 31st March 17, accountant says that entire deferred tax liability up to 31st March 16 and the current year deferred tax liability should be routed through P&L account as the relevant accounting standard has already become mandatory from 1/4/2001. तो पिछले साल का जो डेफर्ड टैक्स का खर्चा है, मान लो DTL बनाना है तो DTE एक डेबिट होता है, पता है ना आपको, तो DTE पिछले साल का भी इस साल में मैं क्या कर देता हूं, P&L से रूट करता हूं, ऐसे अकाउंटेंट का कहना है। तो आंसर इज नो। एज पर AS 22 वो P&L को नहीं, डायरेक्टली कहां पे भेज देना है, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द करंट ईयर शुड बी रूटेड थ्रू P&L अकाउंट। सिर्फ करंट ईयर का P&L में जाना चाहिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का है वो हम रिजर्व्स में एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग रिजर्व्स, यानी P&L के फेस में माइनस नहीं करेंगे। जैसे कि पहला अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी 48 लाख था, रह गया है मान लो, तो 48 लाख P&L में नहीं भेजेंगे, DTE का खर्चा वो कहां पे भेजेंगे, डायरेक्टली रिजर्व से माइनस कर देंगे। यानी P&L के फेस पे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का DTE दिखना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? जब आप फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो पिछले साल के डेफर्ड टैक्स प्रोविजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो पिछले साल का जो DTE नाम का एक्सपेंस दिखाने वाले हो ना, वो P&L के फेस में मत दिखाओ, डायरेक्टली रिजर्व्स में से माइनस करो, और करंट ईयर का जो है वो बस P&L को भेज दो। इतना ही इस क्वेश्चन में हमें सीखना था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ना जरूरी है। डू यू गेट इट? तो बच्चों इसी के साथ हमारा AS 22 खत्म हुआ है। एक बार बस क्लास नोट से गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम मैचिंग क्यों करना चाहते हैं टैक्सेस का, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, कुछ एग्जांपल्स। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या होता है वो यहाँ पे दिया है, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, परमानेंट डिफरेंस इग्नोर करते हैं, मेजरमेंट कैसे करना है उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट शुड नॉट बी डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यूज, तो आप प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट इसमें मत लाना, ठीक है। नहीं तो कोई बोल सकता है कि 3 साल के बाद जो रिवर्सल होना है उसका मैं आज पूरा खर्चा दिखा रहा हूं, तो व्हाई नॉट वी शो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। अभी एक्सपेंस दिखाया ना आपने DTE का, बराबर है ना, तो वो फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है, सेकेंड ईयर में थोड़ा रिवर्स होगा, थर्ड ईयर में थोड़ा रिवर्स होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्यूरेट दैट फिक्स अमाउंट फ्यूचर वैल्यू, वी कैन शो इट at present value also. Don't do it. AS 22 do not allow this, discounting not allowed under AS 22. okay, ऐसे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट at each balance sheet and enterprises reassess unrecognized deferred tax assets। अगर कुछ एसेट्स अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो वो देखना है हमें हमेशा। एंड एसेट कब रिकॉग्नाइज करना है, अगर आपको गारंटी है कि फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल, देन ओनली एसेट्स दिखाओ, लायबिलिटीज हमेशा दिखाओ, एसेट्स दिखाने में गड़बड़ नहीं करनी, आपको पता है, बराबर है ना। तो अगर आपको गारंटी नहीं है फ्यूचर में हम प्रॉफिट्स कमाएंगे और वो ये रिवर्स हो जाएगा, तो उस केस में आप एसेट दिखाना बंद कर दो। ओके, जो डेफर्ड टैक्स एसेट आपने दिखाए हैं वो पीरियडिकली रिव्यू करने हैं कि सच में प्रॉफिट कमाने वाले हैं क्या हम फ्यूचर में, सो दैट ये जो एसेट हमने क्रिएट किया है वो बाद में रिवर्स हो जाए। डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब क्या, पे नाउ सेव लेटर, बराबर है ना। तो सेव लेटर होने के लिए पहले इनकम तो होनी चाहिए, आप लॉसेस में ही हो आगे जाके, तो आपका वो डेफर्ड टैक्स एसेट कभी रिवर्स होगा ही नहीं। तो आप वैसे केस में उसको क्रिएट ही मत करो, एंड अगर क्रिएट किए हो तो रिव्यू करते रहो। एंड अगर मान लो आपको पता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने का चांस नहीं है, तो फिर उसको फिर से रिवर्स करके खत्म कर दो, उसको बुक्स में एज ए एसेट मत दिखाओ। ओके, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, ये घर जाके पढ़ना है। बस डिस्क्लोजर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि क्या हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो हमारे P&L में जाता है, दैट
मान लो किसी मल्टीपल आइटम्स आ गए, कुछ dt a क्रिएट कर रहे हैं, कुछ dt e क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी dt l क्रिएट कर रहे हैं। तो dt l के केस में यू नो कि dt e डेबिट होता है एंड dt a के केस में dt e क्रेडिट होता है। ये डेबिट क्रेडिट का नेट बैलेंस P&L को जाता है, ये तो आपको समझ में आ चुका है। बट जो एसेट लाइबिलिटीज है dt a एंड dt l, क्या वो बैलेंस शीट में नेट करके दिखाने हैं या दोनों अलग अलग दिखाने हैं? दोनों अलग अलग दिखाने हैं। नेटिंग इज अलाउड ओनली अंडर टू सिचुएशन। एन एंटरप्राइज शुड फर्स्ट ऑफसेट टैक्स एसेट एंड deferred tax liabilities if the enterprise has legally enforceable right to set off the assets against liabilities representing current assets, current tax। तो दोस्तों अगर आपको लीगली एनफोर्सेबल राइट मिला है, डिपार्टमेंट से नोटिस वगैरह आया कि ये राइट ऑफ कर दो, तो ही करना है। अदरवाइज द डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज रिलेट टू टैक्स ऑन इनकम लेविड बाय सेम गवर्निंग टैक्सेशन लॉज। मान लो डीटीए भी प्रो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर क्रिएट हुआ है एंड डीटीएल भी इनकम टैक्स के अंडर ही क्रिएट हुआ है, तो अलाउड है, यू कैन नेट इट ऑफ। बट जनरली वी डोंट नेट इट ऑफ बिकॉज हमें अकाउंटिंग करते समय दिक्कत होती है, रिवर्स होने वाला है ना फ्यूचर में। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करते समय आप नेट बैलेंस दिखा सकते हो। मान लो एसेट भी है, 10 लाख का एसेट है, 12 लाख का लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी 2 लाख की बोल सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन शोइंग 12 लाख की लाइबिलिटी एंड 10 लाख का एसेट सेपरेटली। नेट करके दिखा सकते हो अगर सेम टैक्स लॉ के अंडर है तो। अलग अलग टैक्स लॉ के अंडर है तो डू नॉट नेट इट ऑफ। एसेट एसेट में रह दो, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में। दो अकाउंट वैसे अलग अलग ही रखने हैं, प्रेजेंटेशन नेट करके दिखाना है। ओके चलो, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अरे बोलो ना, ओवर। क्या हुआ, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया? नींद आ रही है प्रियंका जी? लास्ट डे है तो आप मन ही मन में खुश होंगे, कल से तो आप मस्त मतलब मस्त घर जाओगे, आराम करोगे, है कि नहीं? 1-2 दिन के लिए। चलो अभी लास्ट डे नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग कॉस्टिंग क्लासेस? आई मीन बोथ सेकेंड ग्रुप क्लासेस? ऑलमोस्ट सब लोग हैं, गुड। क्योंकि क्या है, समय है अपने पास और कॉस्टिंग खत्म करेंगे हम 2.5 महीने में, 2.5 मंथ्स। स्पीड दिखाता हूँ, स्वरूप सर का एक अलग वर्जन दिखाता हूँ मैं अभी, ठीक है? वहाँ पे हो सकता है छोटे छोटे क्यूट क्यूट से एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। मटेरियल में 40-50 एग्जाम्पल, लेबर में 40-50 एग्जाम्पल, ठीक है? एक हर टॉपिक में 16 टॉपिक है, अपना है ही, खतरनाक ही है सब, ठीक है? 16 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी, 16 या 15 समथिंग। स्टैंडर्ड नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ऑल फुल सब्जेक्ट इज प्रैक्टिकल। थेरी 5-10-15 मिनट, उसके बाद एग्जाम्पल, थेरी एग्जाम्पल, थेरी एग्जाम्पल। थेरी इन द सेंस वो क्या ट्रीटमेंट्स क्या है वही पढ़ना है। कॉस्टिंग इज फुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नो थेरी एट ऑल। बट 16 मार्क की थेरी पूछी जाती है, क्वेश्चंस, थेरी क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो रटने पड़ते हैं आपको, ठीक है? बट अभी एमसीक्यू आया ना, तो अभी 14 मार्क्स का वेटेज हो चुका है थिंक थेरी क्वेश्चंस, ठीक है? एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू में भी वही एग्जांपल पूछते हैं, 4 गोला करना है उसमें से कैलकुलेशन करके, बस लिखना नहीं है, कैलकुलेशन रफ में करके आंसर निकाल के वहां पे मैथ्स की तरह। बट मैथ्स की तरह एग्जैक्टली नहीं है, उस मतलब जो 4 ऑप्शंस है उसमें से क्वेश्चन के इक्वेशन में ऑप्शन डाल के बराबर आता है कि नहीं देख के, ऐसा नहीं है। मजा आएगा कॉस्टिंग में। टाइमिंग सबको मिल गया है क्लासेस का, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। बोथ ग्रुप करना है बच्चों किसी भी हालत में, ओके? होता है, पहला ग्रुप बड़ा है, दूसरा ग्रुप छोटा है, बिलीव मी। लेट्स स्टार्ट। लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर।
मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा, बट चलो पकड़ के चलते कि 2 लेक्चर्स लगेंगे, 6 घंटे कम से कम लगेंगे यहाँ से आके, ठीक है। तो 4-5 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन आज खत्म करके ही जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं इसका। 7 बजे तो 7 बजे नहीं दो, ठीक है। राइट डाउन, लिखना बहुत है आज। फुल, दिस इज फुल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मजा आने वाला है आपको। एंड आई होप आप लोगों को AS22 भी अच्छे से समझ में आया है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड। यू आस्क योर फ्रेंड्स जो बाहर क्लास किए, उनको पूछ लेना कि AS22 कैसे लगा। दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टैंडर्ड, बट उसको प्रैक्टिकल करके पढ़ो, यू विल एंजॉय इट। कंफ्यूजन होगा आगे जाके, छोड़ो मत, लिख के दिया है, ट्रिक्स यूज करो, लेक्चर देखो जरूरत पड़ी तो और एक बार, बट छोड़ना मत। AS22 करना है, AS15 भी करना है आपको, एक AS भी नहीं छोड़ना है। मैंने एक पेज भी नहीं छोड़ा आपके बुक का। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे कि अभी AS22 में मैंने लास्ट क्लास में बताया कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, दैट्स ओके। ओके, चलो मैं बस लेक्चर की कॉपी अलग कर लेता हूं।